A warm welcome of all students of 6th class. Today we will continue our chapter. Due to network issues, we didn't send videos this week. So I hope you all understand. Let's begin. Biosphere, आपने सुना होगा topic. Biosphere is something you learn about it in previous classes. So biosphere क्या होता है? Biosphere is the habitat of living beings starting from the microorganism to the huge mammals and plants. Okay, तो बायोस्फीयर क्या होता है कि लिविंग बींग्स से स्टार्ट करते हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे कीटाणुओं से लेकर सब जितने भी फंगस ये सब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, तो इससे लेकर जो ह्यूज मैमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सब के सब बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं. Birds and insects fly high in the atmosphere to go from one place to another in search of food. As you know कि birds और insects उड़कर अपने को खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं. You must have know about the migratory birds which fly miles and miles during the winter season to protect themselves from extreme cold. आपने शायद ये बर्ड्स का नाम सुना होगा जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो विंटर से बचने के लिए बहुत माइल्स तक अपना उड़ सकती हैं, है ना, कितने किलोमीटर्स का कवर कर लेती हैं बचने के लिए ठंड से. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड ड्रॉ ग्राउंड वाटर. सो प्लांट्स वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ वास्ट बायोस्फीयर. ओके, सो प्लांट एयर और वाटर सारे क्या हैं, ये तीनों पार्ट्स हैं बायोस्फीयर के. लुक एट द फिगर 9 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर यू हैव फिगर 9. यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं. एज यू कैन सी हमने ये इसके बारे में पढ़ा है. जो ऊपर साइड रहता है लेयर सबसे वो हाई एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पे आप एटमॉस्फेयर लिखेंगे. जो मिडिल लेयर होता है जो मतलब अर्थ है जिसमें ज़मीन गिनी जाती है, जितनी भी लैंड पार्ट है वो सारे लिथोस्फीयर में आते हैं, तो यहाँ पे लिथोस्फीयर लिखेंगे. एंड वाटर वाला भी हम कवर कर चुके हैं, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री. ओके, लैंड वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों का जो मिश्रण है यानी जो जीव जंतु है ना, ये सब तो क्या था, एक एटमॉस्फेयर था, एक मतलब हार्ड नेचर था. लेकिन अब जो आ रहा है वो लिविंग बीन्स पे आ रहे हैं, तो जितने भी लिविंग बीन्स है वो सब बायोस्फीयर में कंक्लूड किए जाते हैं. लेवल 3 स्फीयर्स, तो हमने ऑलरेडी स्फीयर्स को बता दिया आपको, तो आप लिख लेंगे. इज देयर एनी रिलेशन ऑफ द 3 स्फीयर्स विद द बर्ड इन द पिक्चर? हाउ कैन यू से दैट? आपको लगता है कि ये जो बर्ड्स खड़े हैं इनका इन तीनों स्फीयर से कोई ताल्लुक है? और अगर ऐसे लगता है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इट्स सडनली मीन दैट, मतलब इट्स क्लियर दैट कि विदाउट वाटर वी कांट अलाइव, विदाउट लैंड वी कांट सर्वाइव एंड विदाउट एटमॉस्फेयर वी कांट ब्रेथ. हम सांस ही नहीं ले पाएंगे. सो दीज 3 आर असेंशियल फॉर लाइफ, है ना. What will happen if any one of the spheres is absent from the Earth's surface? Did you think about it? आपने सोचा है कभी कि अगर कोई इनमें से तीनों में से कोई एक स्फीयर गायब हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए कि भाई वो कभी था ही नहीं नेचर में, यानी मान लो कि पानी विलुप्त हो जाए अर्थ पे से, तो क्या होगा? You all know that we can't survive. हम जी नहीं पाएंगे. So now we will learn about what is the interrelationship between these spheres, है ना. आपके दिमाग में अब सवाल उठ ही गया होगा क्योंकि जब मैंने आपको ये चारों के बारे में बताया तो आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आ ही हो गई कि भैया कैसे ये हम चारों को कनेक्ट कैसे करके रखिए और कैसे ज़िंदगी हमारी चलते जा रही है. सो ये बहुत प्यारा सा सवाल है. लेट्स एक्सप्लोर मोर. तो क्या होता है कि आपको मैंने समझाया कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और बायोस्फीयर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व हैं हमारे पृथ्वी के. वो कैसे हैं कि देखो, पहले तो लिथो मीन्स होता है एटम मीन्स होता है स्टोन. मीनिंग ऑफ एयर और वेपर मीन्स हाइड्रा मीन्स पानी. बायो मीन्स लाइफ. Life cannot exist without the four sphere and all these four spheres are interdependent. ये आपस में एक दूसरे से पूर्ण तरह डिपेंडेंट है. एक भी अगर इनमें से गायब हुआ तो पूरे अर्थ की जो बोलते हैं सिस्टम हो जाएगा खराब, वो एक भी चल नहीं पाएगा. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि इन सारों के अपन मान लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर कैन नॉट एग्जिस्ट एज दीज 2 स्फीयर्स विल हैव नो स्पेस टू स्टैंड ऑन. अगर लिथोस्फीयर बायोस्फीयर ना रहे तो हाइड्रोस्फीयर अपने आप कोई अस्तित्व रखेगा ही नहीं. देयर इज नो बायोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर विल नॉट फॉर्म क्लाउड्स. तो क्या हो जाएगा,
कि बायोस्फीयर अकेला रहेगा तो फिर ज़िंदगी आगे चलेगी कैसे? ना फॉर्मेशन होगा क्लाउड्स के, ना बादल बनेंगे, क्योंकि पानी ही नहीं है अर्थ पे। अगर मान लो अब पानी विलुप्त हो जाएगा तो ना क्लाउड्स बनेंगे, पानी ही नहीं रहेगा तो फिर प्लांट्स भी नहीं उगेंगे, ना ही कोई इंसान यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, वैसे अगर अपन धरती को सोच ले कि लैंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, चलो लैंड को विलुप्त कर देते हैं, तो पानी और एटमॉस्फेयर, क्या उसमें लाइफ पॉसिबल थी? नहीं। ये चारों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तब भी हम अपनी ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो वो लिथोस्फीयर कोई काम का नहीं, वो किसी को कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएगा अगर पानी नहीं रहा। और इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स द ह्यूमन एंड एनिमल्स विल नॉट गेट फूड, और जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ह्यूमन बींग्स खाना नहीं खा पाएंगे। इस कारण सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन आर रिजल्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। The felling of a tree by human leads to soil erosion, depletion of underground water, and ultimately global warming. This global warming is very dangerous as it causes massive damage to life on the earth. Building dam and extracting fossil fuel are major cause of earthquake. ये आपने एक रिपोर्ट है यहाँ पर एक दी हुई है कि जब एक सॉइल इरोजन आता है तब कितनी सारी प्रॉब्लम साथ में आती है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्टेबल नहीं रहता, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग से हमारे लिए खतरा और बढ़ जाता है। ये मैसिव डैमेज करता है हमारे अर्थ को। सो यू मस्ट हैव हियर्ड इन न्यूज़, आपने सुना होगा, अपने सुनामी के बारे में सुना होगा, अर्थक्वेक जैसे, मतलब हम जो ओशंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो जो लैंड पे आता है उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, लेकिन जो ओशन फ्लोर पे आता है उसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन टू large tides which are destructive in nature. Tsunami kills a large number of people and animals and destroy private and public property. It is think to think and use the available resources judiciously to save the life from existence. तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा हार्म करेंगे, 4 में से 4 पिलर्स हैं लाइफ के, अगर एक पिलर भी नहीं रहा तो लाइफ साइकिल टूट जाएगा। सो अगर हम इसको ऐसे ही हार्म करते रहेंगे तो आगे जाके हमें ही लाइफ से, मतलब यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हमें चारों को बचा के रखना चाहिए। ये आपके लिए सबसे बड़ी सीख थी इस चैप्टर में। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये चारों का कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब चारों सलामत रहेंगी। तो यहाँ आगे जाके आपको इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करने चाहिए। सो लेट्स ट्राई 4 में आपको क्वेश्चंस दिया है कि बायोस्फीयर क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई करो। 4 रिलिम्स क्या होते हैं अर्थ के और वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, जो कि यहाँ पर मैंने अभी आपको किया। वाई इज़ बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप बता सकते हो। इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया? हियर इस चैप्टर यू कंप्लीटेड लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर और लाइफ बायोस्फीयर, इन सबको हमने डीपली जाना। आई एम अ जियोग्राफर, यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई जाती है। ग्लोबल एनवायरमेंटल problems are growing day by day and the concern about environment problems so also given importance by everybody। जैसे कि दिन ब दिन ग्लोबल एनवायरमेंट, ग्लोबली हम लोग डे टू डे हमारा नेचर जो है वो हार्म होते जा रहा है। All environmental problems are generated by human beings, hence it is responsibility for all of us to get solution for environmental problems by modifying behavior। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये हम लोगों के कारण ही हो रहा है, जो एनवायरमेंट्स में प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं इंसानों के कारण ही हो रही है, और इंसानों को इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच ऑल ग्लेशियर्स मेल्ट, व्हाट विल in a such a situation, how do you think the modified human behavior can find out the solution of melting glacier। आज के टाइम पे जो ग्लेशियर है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पिघलता जा रहा है, ग्लेशियर एक बहुत बड़ा पर्वतालय है बर्फ़ वाला, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से बारिश उसी के थ्रू होती है सब कुछ, तो इसलिए उसका पिघलना हमारे लिए खतरे का निशान है। तो यहाँ पर हमें उसको रोकने के लिए आगे स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। According to this study, true people are worried about the climate change, but many of them completely deny that fact that humans can do something about it। यहाँ पे कुछ लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया कि हम लोग उसको हार्म तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते इसको सही करने के लिए। However, they are wrong। ये किसी न किसी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि the Intergovernment Panel on Climate Change says that we still have a chance to save the planet and avoid the worst consequences। तो इनका कहना है IPCC यानी
इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कि नहीं ये गलत है, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, अभी अगर संभालना चाहें तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। इन 1980s ओजोन लेयर वॉर डिप्लेटिंग फास्टिंग एंड नो बडी न्यू द रीज़न। अब यहाँ पे आपको उन्होंने एक फैक्ट बताया है कि 1980 में क्या हो रहा था कि ओजोन लेयर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओजोन लेयर यू नो दैट ना कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है हमें। अर्थ के ऊपर एक ऐसी लेयर है जो हमको सन की डायरेक्ट रेज हमारे अर्थ पे गिरने से बचाती है। सन की डायरेक्ट रेज अगर अर्थ पे आएगी तो सब कुछ जल जाएगा, वो इतना तेज़ होता है। सो ये प्रोटेक्टिंग लेयर बोल सकते हो आप इसको। तो ये जो बहुत जल्दी है ना, हाँ, पतली होती जा रही थी लेयर, डिप्लेटिंग फास्ट है ना, तो किसी को इसका रीज़न नहीं पता था। द एरिया ऑफ द साउथ पोल वॉज नोन एज द ओजोन होल एज द लेयर हैड बिकम वेरी थिन एंड द साइज ऑफ दिस होल वॉज ग्रोइंग। तो यहाँ पर जब एक एरिया था साउथ पोल में जहाँ पे ओजोन होल के नाम से जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी लेयर इतनी पतली होते जा रही थी डे बाय डे कि उसको कुछ किया नहीं जा पा रहा था। द साइंटिस्ट रियलाइज्ड इन 1987 दैट द CFC गैसेस वॉज कॉजिंग द प्रॉब्लम। जब साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि CFC जो गैसेस है 1987 CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, ये गैसेस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो ये मैन मेड जो प्रॉब्लम है। ये जो CFC गैसेस है ये हम ज़्यादातर देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर्स में या जो ठंडी चीज़ को गर्म किया जाता है ना, या गर्म को ठंडी किया जाता है तो ये गैस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ये हार्मफुल इफेक्ट डालती है। ये क्या करती है, जो अपना जितना भी गर्माहट है वो छोड़ देती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाकर वो क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है, जिससे ओजोन लेयर उससे परेशान मतलब पतली होते जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए द वर्ल्ड स्टॉप्ड यूजिंग दीज गैसेज इन 2010। तो देखो ये मुमकिन है कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप उसको रोक नहीं सकते। ये खतरा जब आया तो इंसानों ने भी इनिशिएटिव लिया, इसको रोकने के लिए उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज लाया और इस गैस का यूज़ बिल्कुल बंद कर दिया। अकॉर्डिंग टू नासा द अमेरिकन स्पेस एजेंसी द ओजोन होल हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग एंड इट इज़ नाउ स्लोली श्रिंकिंग। नासा ने एक रिपोर्ट बताई। नासा क्या है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है किसका, अमेरिका का, जहाँ पे स्पेस स्टेशन भी मतलब इन्होंने अपना स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है स्पेस में, जहाँ से इन लोगों को पूरी रिपोर्ट्स मिलती है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट्स में बताया भी था कि ओजोन लेयर अपने आप प्रिपेयर्ड हो रहा है। अभी भी आपको ये न्यूज़ सुनने मिली होगी कि ड्यू टू अभी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं छोड़ी जा रही है हवा में बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, सो ओजोन लेयर खुद रिपेयर हो रही है। सो इट इज़ गुड फॉर अस। The coordinated efforts of countries has been successful। तो ये जो कंट्रीज़ ने मिलकर एक स्टेप उठाया ये एक सक्सेसफुल साबित हुआ। सो यू कैन डू, ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बट यू हैव टू नो अबाउट द सॉल्यूशन। सो देयर वी कंप्लीट अवर चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।